नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मैं समय-समय पर हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पे उससे जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देती रहूँगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय-समय पर अपलोडेड वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहे। हम बात कर रहे थे कर्मभूमि उपन्यास की और उसके नायक अमरकांत की। उसके नायक अमरकांत की। अमरकांत जो कि काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था, वहां से जो कथ्य या कथन जुड़ा है, कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी के जीवन से उसका भी एक संपर्क है, एक संबंध है। काशी के क्वींस कॉलेज में वे भी पढ़ने गए थे, वहां से उन्होंने भी पढ़ाई की थी। और जिस प्रकार से उस समय अंग्रेजी शिक्षा नीति के आधार पर स्कूलों कॉलेजों से फीस वसूल की जाती थी और जो सख्तियां थीं, उसका प्रतिपादन इस उपन्यास के आरंभ में ही कर दिया है। और यह करते हुए यह भी कहा है कि देर से आइए तो जुर्माना, ना आइए तो जुर्माना, सबक ना याद हो तो जुर्माना, किताबें ना खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना, शिक्षालय क्या है, जुर्मानालय है। यही हमारी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों में पैसे पर जान देने वाले, पैसों के लिए गरीबों का गला काटने वाले, अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। तो यह स्पष्ट करता है कि वे एक समस्या को नहीं लेकर चलते हैं, बल्कि उपन्यास में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की जो घटनाक्रम है, उनको आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं। अब इस उपन्यास का आरंभ उन्होंने जिस शिक्षा नीति से किया है अंग्रेजों की, वह स्पष्टतः इस बात का पूरा उस समय ख्याल रखा जाता था कि अधिक से अधिक हिंदुओं को या भारतीयों को शिक्षा दीक्षा प्राप्त ना हो। उसका मूल कारण भी है कि वे चाहते थे कि भारतीय ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, तभी वह अपने हिसाब से उनको हाँक सकते हैं, चला सकते हैं। यही कारण है कि फीस को बढ़ा दिया जाता था या फिर फीस को दुगना तिगुना करके इस प्रकार से पेश किया जाता था कि या तो भारतीय फीस दे, नहीं तो अपना नाम कटवा ले। अब ऐसे में या तो बच्चे नाम कटवा लेते थे या फिर उधार लेकर के अपनी फीस जमा करते थे। ये दोनों ही अवस्थाएं एक सामाजिक समस्या को ही दिखाती हैं कि शिक्षा प्राप्त करना कितना कठिन हो गया। और अगर हम आज के दौर में देखें तो उसकी प्रासंगिकता और भी अधिक दिखाई देती है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास धन का होना आवश्यक है। जिसके पास धन होगा वह अपनी शिक्षा को, अपनी कसौटियों को कसकर आगे बढ़ सकता है। उसके लिए उसे अपने कुछ मूल्यों का को छोड़ना भी पड़ता है। तो ये शिक्षा नीति जो आज भी चलती चली आ रही है, प्रेमचंद के समय भी थी, अब उसका स्वरूप बदल चुका है। अब उतना अत्याचार नहीं है। सरकारी स्कूलों में फिर भी शिक्षा माफ कर दी गई है, तो शिक्षा की मतलब मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी अवस्था में आप जान सकते हैं कि जब शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है या फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संग्रहित होकर उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। परंतु यह बात अवश्य है कि अब शिक्षा को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं रह गया है। आज हमारे पास ऑनलाइन तरीके भी हैं जिनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक जनसंचार का, प्रसार का माध्यम बन चुका है, जिसके द्वारा आप घर बैठे किसी भी व्यक्ति के यूट्यूब चैनल से या फिर किसी प्रकार के ब्लॉग से ज्ञान और शिक्षाव्रत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये उस दौर में नहीं था। उस दौर में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता था, वहीं दाखिला लेना पड़ता था जहां पर इस प्रकार की शिक्षा निहित तत्व हुआ करते थे। अमरकांत इसी शिक्षा की नीति का थोड़ा शिकार हुआ था। उसके पिता कृपण थे, कंजूस थे, हालांकि वो बहुत अमीर थे, लेकिन अपने पुत्र को
पढ़ाई के लिए 40 रुपए देना उन्हें अखर रहा था। ऐसे में अमरकांत की सहायता उसका मित्र सलीम करता है और उसकी फीस जमा कर देता है। यहां से बात जब दूसरे पक्ष में जाती है तो वहां समरकांत का चरित्र सामने आता है और साथ ही साथ एक नए पात्र का आगाज होता है और वो होती है सुखदा, जो कि अमरकांत की पत्नी है। अमरकांत की जो पत्नी है वो अमरकांत के व्यवहार से, आचार विचार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। यह विवाह भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का बेमेल विवाह ही था। बेमेल विवाह यह इसलिए नहीं था कि उम्र का अंतर है, बल्कि बेमेल विवाह यह इसलिए था कि विचार का अंतर है। जो विचार अमरकांत के थे उन विचारों से पृथक सुखदा के विचार थे। और प्रेमचंद ने लगभग, आपने देखा होगा, मैंने से पिछले वीडियो में कुछ तथ्य आपको क्लियर किए थे कि प्रेमचंद ने किस प्रकार से बेमेल विवाह पर उपन्यास लिखे हैं। इस उपन्यास में बेमेल विवाह पे उतनी चर्चा नहीं है, परंतु इस दंपत्ति के माध्यम से, अमरकांत और सुखदा के माध्यम से बेमेल विवाह के एक और पक्ष को उन्होंने निरूपित किया, और वो है वैचारिक मतैक्य ना होना। जब वैचारिक मतैक्य नहीं होता है तो भी जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं गठित हो जाती हैं, और खास तौर पे तब जब दोनों ही पात्रों में अहम की भावना अधिक हो। तो यहाँ पे अमरकांत में भी है कि वो अपनी बात सही रखना चाहता है, सुखदा में भी है कि वो अपनी बात सही रखना चाहती है। तो ऐसे में दोनों के बीच वैचारिक तादात्म्य बैठ नहीं पाता। और फिर उसका एक कारण यह भी था कि सुखदा ज्यादातर समय अपने मायके में रहती थी, यहाँ पे कम समय बिताया। 2 साल के विवाह में वो एक एक 2-2 महीने के लिए ही रही, और अब की वो 6 महीने के लिए आके रुकी है तो वापस नहीं गई, शायद इसीलिए कि वो खुद से चाहती थी कि अपने पति के साथ उसके संबंध सही हों। अब इन दोनों के व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर निरूपण उपन्यास में प्रेमचंद करते हैं कि कन्या के घर में विधवा माँ के सिवा निकट का कोई संबंधी नहीं था, धन का कोई था नहीं था, ऐसी कन्या भाग वालों को मिलती है। उसकी माता ने बेटे के साथ बेटी से पूरी की। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार दिया। सिकुड़ने और सिमटने का उसे अभ्यास न था, और यह युवक प्रवृत्ति की युवती ब्याह दी गई युवती प्रवृत्ति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाते। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। तो अमरकांत के व्यक्तित्व का जो निष्पादन है वो इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है, और यही पंक्तियां कुछ अलग ही स्वरूप जाकर के हमें गोदान में दिखाई देती है, जहां पर मेहता का कथन आता है। तो आप ये जान सकते हैं कि उनकी सोच कितनी तार्किक थी, और उस तर्क को लेकर के वो कर्मभूमि से गोदान तक ले गए हैं। विवाह के 2 वर्ष हो चुके थे, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे, दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग। तो जब अलग संसार, अलग विचार वाले 2 व्यक्ति एक साथ कर दिए जाएंगे तो उनका संबंध प्रगाढ़ या मधुर तो हो ही नहीं सकता। अमरकांत की एक और आदत थी, वो जब स्कूल से वापस लौटता था तो 2 घंटे अपनी छोटी सी कोठरी में जाकर के चरखा का पे जाके सूत काता करता था, जो कि उसकी गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करता हुआ एक प्रतीक है। इसमें मकान का संदर्भ भी आया है कि मकान था तो वह बहुत बड़ा, समरकांत का मकान बहुत बड़ा था, मगर निवासियों की रक्षा के लिए उपयुक्त नहीं था जितना धन की रक्षा के लिए। और जनता की रक्षा कहां हो सकती थी? जनता की रक्षा उसी कोठरी में हो सकती थी जहां पे अमरकांत सूत काटता था। गोदाम भी थे घर में, लेकिन हवा और प्रकाश का रास्ता नहीं था। हवा प्रकाश यानी खुली विचारधारा, उस खुली विचारधारा जिसका समर्थक अमरकांत था, समरकांत के घर में उसका कोई कह सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था, उसका कोई महत्ता नहीं थी। जिस तरह की सोच उस समय की थी, उस सोच से एकदम पृथक हमें समरकांत की सोच लगती है कि वो धन एकत्रीकरण में लगा था। उसका पुत्र ऐसे धन को, जो गरीबों मजलूमों को परेशान करके लिया जा रहा है, उसका बहुत बहुत वो नकारात्मक भाव रखता था, उसके प्रति विद्रोह था। इसी कारण उसका चरित्र अपने पिता के चरित्र से बिल्कुल पृथक था।
जब समरकांत उसे पैसों की महत्व के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि धन ना रहेगा लाला तो भीख मांगोगे, चैन से बैठ कर यूं चरखा नहीं काटोगे, बड़े तो धन की उपेक्षा नहीं कर सके, तुम किस खेत की मूली हो। तब अमरकांत उसी वितृष्णा के भाव से कहता है कि संसार धन के लिए प्राण दे, मुझे धन की इच्छा नहीं। एक मजदूर भी धर्म और आत्मा की रक्षा करते हुए जीवन का निर्वाह कर सकता है, कम से कम मैं अपने जीवन में इसकी परीक्षा कर सकता हूं। सुखदा को पिता और पुत्र का यह संवाद अच्छा नहीं लगा, तो वो अमरकांत को समझाती है कि अगर मेरे से तुम पैसा ले लेते, फीस जमा कर देते, तो तुम्हारा क्या घट जाता। अच्छा चलो, मुझसे नहीं लेना था, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पुरुषत्व इससे खंडित होता है, तो मेरी माता से ले लेते। नहीं होता तो हमारे साथ लखनऊ चलो, वहां से पढ़ लिख कर माँ तुम्हें इंग्लैंड भी भेज सकती है। लेकिन यह बात सुखदा ने शायद निष्कपट भाव से कही हो, लेकिन इसके पीछे की जो अहम और दंभवादी भावना थी वो अमरकांत को बुरी लगी। अमरकांत कहता है कि डिग्री मुझे इतनी प्यारी नहीं है कि मैं उसके लिए ससुराल की रोटियां तोड़ूं। मेरा अपना पुरुषत्व रहेगा, मैं अपने दम पर अपने पैसों से अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। और वैसे मैं इतना जरूर जान चुका हूं कि कॉलेज के बाहर भी अध्ययनशील मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। हमें जिंदगी ही ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा देती है जो हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलते। यह बात अमरकांत भी जानता है, क्योंकि स्कूलों में हमें आदर्शवादी शिक्षा दी जाती है, यथार्थ में उसका जो प्रतिपालन हम अपने संघर्ष यात्रा में करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। तो अमरकांत भी यही भाव लेकर के चलता है। इसके आगे वो यह भी कहता है कि जो व्यक्ति कुछ उपार्जन न करता उसे मनोरंजन का भी अधिकार नहीं है, सिनेमा देखने का भी अधिकार नहीं है। मैं उसे ही अपनी संपत्ति समझता हूं जिसे मैंने खुद से कमाया है। यह है एक स्वाभिमानी पुरुष जो अपने स्वाभिमान से अपनी शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, अपनी जीवनचर्या को प्राप्त करना चाहता है। ना वो अपने पिता के धन से कुछ लेना चाहता है, ना स्त्री के धन से कुछ लेना चाहता है। वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर आत्मनिर्भर बन के इस संसार को कुछ करके दिखा देना चाहता है। शेष चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।